नमस्कार दोस्तों, आप सबको एक बार पुनः एक नई वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। आपका आपके YouTube चैनल GS विद रवि शर्मा में आपका स्वागत है। उम्मीद है अच्छे होंगे, सर्दियों का पूरा आनंद ले रहे होंगे। और ये जो सर्दियां चल रही हैं, इन सर्दियों का ये जो मौसम है, इसमें आराम से आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको बताता चलूँ, स्टडी के लिए सबसे उपयुक्त समय जो होता है वो यही समय होता है। क्यों? क्योंकि इस समय ना पसीना आता है, ठीक है, और ना ही बहुत ज़्यादा नींद आती है। थोड़ा सा कम खा के आराम से आप हाथ पैर को गर्म करके बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी गर्माहट लगती है तो सोने का मन करता है। आज हम फिर आपको एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में तुगलक वंश को खत्म किया था, और तुगलक वंश का जो अंतिम शासक हम लोगों ने देखा था नसीरुद्दीन महमूद, और जिसके समय तैमूर ने आक्रमण किया था दिल्ली पर और उसने क्या कत्लेआम मचाया था, ये सारी घटनाक्रम मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पीछे जाकर आप उस क्लास को देखें, और उससे पहले की जो क्लास है उसको भी देखें। तो आज हम लोग चलते हैं कहाँ? सैयद वंश की ओर। और सैयद वंश में ध्यान रखना, सैयद वंश का जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन का मैंने हमेशा आपको एक मोबाइल नंबर बताया है दिल्ली सल्तनत का, 9020145126, उसी से आप निकाल सकते हैं। तो सैयद वंश का जो ड्यूरेशन है 1414 से लेकर 1451, और सैयद वंश का जो संस्थापक माना जाता है खिज्र खां को। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जिस तरीके से नसीरुद्दीन महमूद के समय तैमूर ने जब दिल्ली में कत्लेआम मचाया और लाखों लोगों को दिल्ली में उसने 15 दिन तक मारा, और इतना बुरी तरीके से दिल्ली का दृश्य था, कई इतिहासकारों ने अलग अलग आंकड़े दिए दिल्ली के बारे में। तो मैंने वो सारी कहानी आपको पीछे वाली वीडियो में बताई है। आज हम आपको बताते चले कि तैमूर जब यहाँ से जा रहा था तो वह मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर की सूबेदारी किसको देकर जा रहा था? तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि खिज्र खां को देकर जा रहा था। और कहीं ना कहीं तैमूर को आमंत्रित भी किसने किया था? खिज्र खां ने ही आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो आप यहाँ पर ध्यान ये रखेंगे कि जब तैमूर चला जाता है तो दिल्ली की सत्ता खिज्र खां के हाथ में होती है। दिल्ली को कौन संभालता है? खिज्र खां संभालता है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे कि खिज्र खां एक उपाधि धारण करता है, रैयत आला की उपाधि धारण करता है, और सिक्कों पर तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि के तौर पर अपने आप को दर्शाता है। ये दर्शाने का प्रयास करता है कि हम जो हैं तैमूर और शाहरुख के अधीन ही रहकर भारत में सत्ता संभाल रहे हैं। मैंने तैमूर के बारे में बहुत लंबी चर्चा की है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो ध्यान रखना, मुल्तान का शासक था और दीपालपुर के शासक ने क्या किया? इसको अपदस्थ कर दिया। ध्यान रखना, ये दीपालपुर वही दीपालपुर है जहां का कभी खिज्र खां सूबेदार हुआ करता था। तैमूर ने साथ दिया, और तैमूर ने साथ देने के साथ ही ध्यान रखना, ये एक नाम यहां पर याद रखेंगे, सारंग। सारंग दीपालपुर के शासक सारंग जो थे, उन्होंने क्या किया? सारंग खां ने क्या किया था? अपदस्थ कर दिया। और फिर आगे चलकर खिज्र खां के बाद जो अगला शासक बनता है वो मुबारक शाह बनता है। ये मुबारक शाह खिलजी वंश वाला नहीं है, ये मुबारक शाह खिज्र खां के सैयद वंश वाला शासक है, ठीक है। तो एकमात्र ऐसा शासक सैयद वंश का जिसको हमको एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है। खिज्र खां के बारे में बस इतना याद रखना है कि सैयद वंश का संस्थापक था, लेकिन मुबारक शाह के बारे में यह बात ध्यान रखनी है, एकमात्र ऐसा स्वतंत्र शासक सैयद वंश का जिसने तैमूर के अधीन या शाहरुख के अधीन रहकर सत्ता चलाना मुनासिब नहीं समझा, ये स्वतंत्र शासक बना। देखिए आप यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया, और इसने ध्यान रखना स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और स्वयं को खलीफा के अधीन रखा, ना कि तैमूर के अधीन रखा, ना कि शाहरुख के अधीन रखा। तो इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र सैयद वंश का स्वतंत्र शासक कौन रहा, तो उसका नाम आप ध्यान रखेंगे मुबारक शाह। और इसने नायब ए अमीरुल मोमिनीन की पदवी हासिल की। नायब ए
अमीर ए मोमनीन की उपाधि धारण की। जब ये दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान के तौर पर बैठा तो इसके सामने कई सारी चुनौतियां थी। इसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। इसकी एक चुनौती जो थी वो उत्तर पश्चिम की ओर जो खोखर शासक थे वो इसकी समस्या बने हुए थे, जबकि पूर्व की ओर जौनपुर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग क्षेत्र डेवलप हो रहा था जो दिल्ली को लगातार चुनौती दे रहा था। मैंने जौनपुर के विषय में बताया था। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और जौनपुर में जो एक स्वतंत्र वंश की स्थापना हुई उसे सरकी वंश कहते हैं। सरवर उल मुल्क जिसका संस्थापक था एक हिजड़ा था जिसने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की थी। उसकी चर्चा उत्तर प्रदेश के इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। दक्षिण की ओर ध्यान रखना ग्वालियर था, बयाना था, ये सब क्या कर रहे थे, ये सब जो थे मुबारक शाह को चैलेंज कर रहे थे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को कि जब मुबारक शाह खोखरों से अभियान करने के लिए गया तो यहाँ का जो शासक था जसरथ, इससे मुबारक शाह का संघर्ष हुआ। हालांकि इस युद्ध में दोनों लोगों के बीच में काफी नुकसान हुआ, मुबारक शाह का भी बहुत नुकसान हुआ और साथ में जसरथ का भी नुकसान हुआ, लेकिन ये युद्ध अनिर्णित रहा और मुबारक शाह पुनः दिल्ली वापस आ गया। इसी क्रम में आपको ये ध्यान रखना है कि जसरथ जो राजा था यहाँ का, वह अपने ससुर की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, इसलिए उसकी जो पत्नी थी वह बहुत ज्यादा अपने पति से ही रुष्ट थी। मौका मिलते ही उसने क्या किया, अपने पति यानी जसरथ की हत्या करके उसने मुबारक शाह की इस समस्या को सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से जो उत्तर पश्चिम में जो खोखर थे उस समस्या को सॉल्व कैसे हो गई मैंने आपको बताया कि जसरथ की पत्नी ने जसरथ की हत्या कर दी, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम की समस्या मुबारक शाह के लिए सॉर्ट आउट हो गई। हालांकि पूर्व में जो जौनपुर क्षेत्र पड़ता है, जौनपुर के यहाँ पर एक शासक हुआ करते थे इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी जो थे इनके बारे में ध्यान रखना, ये सरकी वंश के थे। कई सारे शासक सरकी वंश के महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में सरकी वंश का बड़ा अपना अहम रोल है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इब्राहिम सरकी जो था इसको 1428 में मुबारक शाह ने पराजित कर दिया। ये इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी शासक हो गया था इब्राहिम सरकी, ये दिल्ली को डायरेक्ट चैलेंज करने लगा था, यानी कि ये दिल्ली पर स्वयं बैठना चाहता था। तो इसलिए मुबारक शाह ने जब 1428 में इससे संघर्ष किया, फाइनली क्या हुआ कि इब्राहिम शाह सरकी पराजित हुआ। इस तरीके से इसने अपनी पूर्व की समस्या को भी सॉर्ट आउट कर लिया। इसी क्रम में ध्यान रखना दक्षिण की ओर अलग खां जो थे इनको भी मुबारक शाह ने पराजित किया। बयाना के मोहम्मद खां थे, इनको भी मुबारक शाह ने पराजित किया। बड़ा ही अच्छा शासनकाल मुबारक शाह का दिखाई पड़ता है सैयद वंश में। एक इतिहासकार रहे हैं फरिश्ता इसके बारे में लिखते हैं, वह एक प्रशंसनीय राजकुमार था, उसमें अनेक प्रशंसनीय गुण थे। मुबारका, ठीक है, वह एक प्रशंसनीय राजकुमार था, उसमें अनेक प्रशंसनीय गुण थे। आपको हो सकता है नहीं दिख रहा हो नीचे का, तो मुबारकाबाद नगर इसी ने स्थापित किया था, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसने क्या किया था, मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे करता हूं, शायद दिख जाए आपको। अभी भी नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप इसके बारे में ध्यान रखना। अच्छा, मुबारकाबाद नगर इसने बसाया। उसके बाद इसका भतीजा, मुबारक शाह का भतीजा मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जब मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो वह कोई अपना शासन प्रशासन स्वयं ना देखकर अपने जो अर्दली होते हैं उनसे शासन प्रशासन चलवा रहा था। तो उसने क्या किया, एक सरवर उल मुल्क नाम का शख्स था, उसको पूरा शासन प्रशासन देखने के लिए दे दिया। किसने? मोहम्मद शाह ने। तो सरवर उल मुल्क जब शासन प्रशासन देख रहा था, उसी दौरान क्या हुआ कि कमाल उल खां ने सरवर उल मुल्क को पराजित कर दिया। इसको किसने पराजित कर दिया? कमाल उल खां ने पराजित कर दिया। और इस तरीके से मोहम्मद शाह ने क्या किया, कमाल खां को अपना अगला या हम कह दें प्रशासक नियुक्त कर दिया, उसको चार्ज दे दिया। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर कमाल खां को कमाल खां की उपाधि भी दी, लेकिन ये भी क्या था, बहुत ज्यादा योग्य नहीं था। मैंने लिखा भी है, ये भी अयोग्य था, इसलिए शासन प्रशासन
आगे लंबा नहीं चल पाया। तो क्या हुआ, इसीलिए मोहम्मद शाह की सत्ता डगमगाने लगी, और मोहम्मद शाह की सत्ता जब डगमगाने लगी, बहुत ज्यादा मोहम्मद शाह परेशान हो गया, चिंतित हो गया, तो उसने क्या किया, बहलोल लोदी को दिल्ली बुलाया। चूंकि बहलोल लोदी उस समय बिहार के क्षेत्र में एक छोटी सी रियासत थी, उसका नियंत्रण देख रहा था। बहलोल लोदी को दिल्ली बुलाया और बहलोल लोदी की योग्यता के आधार पर इन्हें खाने खाना की उपाधि दी। बहलोल लोदी काफी साहसी और योग्य व्यक्ति था, जिसकी वजह से मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को दिल्ली बुलाया और खाने खाना की उपाधि दी। बहुत ध्यान से समझना यहाँ पर बात। बाद में क्या हुआ, बहलोल लोदी को लगा कि जो सुल्तान है वह स्वयं ही शासन प्रशासन नहीं प्रॉपर चला पा रहे हैं, तो क्यों ना हम दिल्ली पर आक्रमण कर दें और मोहम्मद शाह को हटा के दिल्ली के सुल्तान हम बन जाए। प्रयास भी किया, बहलोल लोदी ने प्रयास किया, ध्यान रखना, बाद में दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण जो था वो स्थगित करना पड़ा, अनिर्णित रहा, और बहलोल लोदी पुनः बिहार चले गए, वापस चले गए। और मोहम्मद शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन आलम शाह। मोहम्मद शाह के बाद जो अगला सुल्तान बना अलाउद्दीन आलम शाह बना, ये इन्हीं के फैमिली से था। 1453 से 1451 इसका शासनकाल रहा। इसके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अयोग्य शासक, अयोग्य शासक। क्यों अयोग्य शासक कहते हैं? एमबीटी तो पढ़ा लिखा होने के बाद वो उसके निर्णय गलत हुए थे, है ना, लेकिन ये सबसे अयोग्य शासक इसलिए कहा जाता है कि कोई आदमी प्रधानमंत्री की कुर्सी से जाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। वो काम किसने किया? अलाउद्दीन आलम शाह ने किया। क्या किया इसने? ये दिल्ली का सुल्तान था, इसने बहलोल लोदी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि सुल्तान की कुर्सी पर तुम बैठो और मैं जा रहा हूं अपने बदायूं का सूबेदार बनने, और बदायूं का सूबेदार बना रहा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूरा चला यहां पर, तो अब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा? बहलोल लोदी। तो अगली वीडियो हम लोग जो है लोदी वंश को अध्ययन करेंगे, और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश होगा। अगर आप लोग वीडियो को प्रॉपर देख रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत के जो शुरुआत के वंश छूटे हुए हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उनको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, डालूंगा उनको, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी? छोटा सा वंश है, छोटी सी जानकारी थी, मैंने कम समय में कम शब्दों में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को प्रेरित करें, ताकि मेरा उद्देश्य इस चैनल से कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे चैनल पर सिर्फ इतने सब्सक्राइबर हो जाएं जिससे कि मैं आपको लाइव आकर मॉर्निंग में एक क्लास अपने रूम से देता रहूं, ठीक है, और एक शाम को ठीक है, एक शाम को क्लास आपको देता रहूं। तो दिन भर की जो नई नई जानकारी होती है, नए नए जो कंटेंट होते हैं, उनसे आपको लगातार जोड़ने का प्रयास करूं, ये मेरा उद्देश्य है। और मुझे पूरी आशा है कि आप मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में आप लोग मेरी अपनी सहभागिता अवश्य देंगे। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जिंदाबाद।